नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल बाजार। अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताएंगे आज मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है और अगले हफ्ते बाजार की चाल क्या हो सकती है, और खास करके सोमवार को मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो आज हमारे साथ इस खास शो में है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट के ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। कुशल से हम जानेंगे आज का बाजार का एक्शन कैसा रहा है, साथ ही पीवीआर और आइनॉक्स के लिए क्या दिक्कतें हैं। संदीप से जानेंगे निफ्टी पर एक खास रिसर्च। नतीजों पर भी हमारा फोकस लगातार बना है और बना रहेगा आगे भी। सिप्ला के कैसे रहे नतीजे ये बताएंगे आशीष, और पूजा से जानेंगे M&M फाइनेंस और L&T फाइनेंस के नतीजे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का कारोबार हुआ है। तो कोरोना की चिंताओं के चलते आज बाजार में कमजोरी तो दिखी, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई और फाइनली निफ्टी महज 5 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 9,150 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में 25 अंकों की कमजोरी देखी गई। हालांकि बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही और निफ्टी बैंक में 230 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक क्या है, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के सत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद भी आज घरेलू बाजार में तेजी टिक नहीं पाई, क्या वजह है इसकी? हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों के आज की कमजोरी थोड़ी सी परेशान करने वाली और समझ में न आने वाली थी। क्यों? क्योंकि देखिए, कल देर रात अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी रही। 450 अंक डाउ ऊपर बंद हुआ, निचले स्तरों से तो 600 अंक सुधर गया। लेकिन उसके बावजूद और सुबह से डाउ फ्यूचर्स अच्छे ही ट्रेड कर रहे थे, कोई खास खराब थे नहीं, फ्लैट थोड़े ऊपर। बाकी एशियाई बाजारों की शुरुआत ठीक हुई। यूरोप अच्छा ट्रेड कर रहा था। डाउ फ्यूचर्स 50 से 100 पॉइंट ऊपर आज फिर ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत कहीं कोई खराब नहीं थे। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली दवा को लेकर, तो ये सारे संकेत वहां से ठीक ही आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार कमजोर हुए, और वो भी तब जबकि वित्त मंत्री की हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय बाजार कमजोर है तो उसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली, कल के सेशन में एफआईज ने जमकर बिकवाली की थी, कैश में भी और वायदा कारोबार में भी, तो उसका असर थोड़ा सा ट्रेडर्स पर पड़ा है। और दूसरा, जो पैकेज की बात हो रही थी ना, पैकेज आ गया। पैकेज आने के बाद अब है ना, तेजी करने वालों के पास ग्लोबल मार्केट्स के अलावा और कोई ट्रिगर है नहीं जिसके दम पर उन्हें लगे कि बाजार मजबूत हो सकता है। अब वित्त मंत्री वैसे तो सेक्टर्स को लेकर काफी कुछ घोषणाएं कर रही है, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं है कि कोई ऐसी बड़ी घोषणा कर देगी जिससे बाजार अचानक से एकदम बहुत मजबूत हो जाए। जैसे पहले हुआ था ना कॉर्पोरेट टैक्स कट, वैसी बड़ी घोषणा की कोई उम्मीद कर नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आज ट्रेड जो रहा ना, खुले हरे निशान में खुलते ही नीचे आ गए। ठीक है, दिन के लो पॉइंट पर तो नहीं कहूंगा, 9,050 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लिया और थोड़ा ऊपर आए, 9,100 के ऊपर बंद हुए। लेकिन लगातार दूसरे दिन 9,200 के नीचे बंद होना निफ्टी पर अच्छा नहीं है, टेक्निकली थोड़ा सा खराब दिख रहा है। बैंक निफ्टी एकदम अहम सपोर्ट लेवल पर 18,850 के बेहद करीब मेक और ब्रेक वाले लेवल पर बंद हुआ है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर यह जरूर है, 2 दिन 3 दिन बाजार के लिए खराब ही रहे। पैकेज के ऐलान होने के बाद बाजार तेजी को बरकरार नहीं रख पाए, और हफ्ते के आखिरी दिन ट्रेडर्स नर्वस ज्यादा नजर आए। तेजी की पोजीशन अगले हफ्ते के ले जाने के लिए कॉन्फिडेंस दिखा नहीं आज। ओके, तो 2-3 दिनों से बाजार खराब है, और पैकेज के ऐलान के बाद भी बाजार को जो एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई गई थी वो मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि आज ऐसी कौन कौन सी खबरें रही, और उन खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हमने एक्शन का माहौल बनता हुआ देखा है। ये बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार जो है संभलते हुए नजर आए, जिसमें गेनिंग साइड पर अगर आप देखें तो निफ्टी में
मेटल स्पेस से वेदांता टॉप गेनर था, साथ ही भारती एयरटेल बीपीसीएल भी आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। पर लूजिंग साइड पे देखें तो एम&एम, जी एंटरटेनमेंट, एक्सिस बैंक में आज दबाव देखने को मिला। साथ ही अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो वहां पर मेटल काउंटर्स जो थे वो आज सबसे ज्यादा मजबूती बनाते हुए नजर आए। इनफैक्ट 1.5 से 2% इनका इंडेक्स उछलता हुआ दिखा था, जिसमें सेल, वेदांता जैसे शेयर शामिल थे। इनफैक्ट निफ्टी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया इन्होंने। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस भी आज काफी फोकस में था, जिसमें बीपीसीएल जो है 4-4.5% की तेज उछाल के साथ ये बंद होता हुआ दिखा। साथ साथ अगर आप रियल्टी स्पेस की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर दबाव जो है आज के सत्र में ज्यादा बना, जिसमें ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर 4 से 4% लुढ़कते हुए दिखे। और अंत में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो था, ये एक ऐसा तबका था जो कमजोरी का रुझान लगातार दिखा रहा है। इनफैक्ट फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक जो थे वहां पर सबसे ज्यादा दबाव जो है आज के सत्र में बनता हुआ हमें नजर आया। ओके, और अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे माहौल में जब हम बाजार में इस तरह की हलचल देख पा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में बाजार पर आपका रिएक्शन क्या है, और खास करके जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मंडे को कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा इंट्राडे के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल वॉलेटिलिटी इज बैक, ये कह सकते हैं। कल जिस तरीके से शाम को डाउ जोन्स में वॉलेटिलिटी थी, एसजीएक्स निफ्टी में वॉलेटिलिटी थी, तो ऐसा लगने लगा कि मार्केट्स वैसे नर्वस है। इंडियन मार्केट्स ग्लोबल क्यूज को ही सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं। जैसा कि अनिल जी ने भी बहुत सही कहा कि सारे ट्रिगर्स अब ऑलमोस्ट बुल्स के लिए खत्म हो गए हैं। इतनी बड़ी तेजी के साथ खुलने के बाद जब करेक्शन आए और फिर बाद में 2 दिन मार्केट्स नेगेटिव है, तो सर्टेनली ये डैम्पनर तो है। और इंडिया में भी देखिए कोरोना के नंबर्स है, उस पर पूरी नजरें बनी हुई है, तो वहां पे भी नर्वसनेस है। किस तरीके से अब नया लॉकडाउन के नॉर्म्स आते हैं, उस पर पूरी नजरें बनी हुई है। एफआईआईज सेलर्स है। इनफैक्ट एफआईआईज ने जिस दिन बड़ा अनाउंसमेंट था मोदी जी का, उस दिन भी बड़े सेलर्स थे और बाद में भी वो लोग सेलर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और फिर साथ में अभी जो ये हो रहा है गोल्ड और सिल्वर, अभी शाम को देखिए गोल्ड और सिल्वर नए हाईज छू रहे हैं गोल्ड, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए सेफ्टी की तरफ एक रुझान बढ़ रहा है और रिस्की एसेट से सेफ्टी की तरफ मार्केट्स के पैसे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कॉशियस तो सर्टेनली रहना चाहिए, बट अगेन मैं यही कहूंगा कि सेक्टर स्पेसिफिक और एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अभी भी है मार्केट में, तो मैं इसीलिए वही अपॉर्चुनिटीज लाने की कोशिश किया हूं। और मुझे ऐसा लगता है केईसी इंटरनेशनल एक अच्छा पिक है इंट्राडे के लिहाज से, एक हाई बीटा नेम है। पिछली बार भी मैंने 1-2 हफ्ते पहले ये स्टॉक इंट्राडे के पिक पे दिया था और टारगेट अचीव हुआ था। तो 199 के लगभग है, 210-215 का टारगेट, 195 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने एक सेफ स्टॉक लाया हूं जहां पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, और सिगरेट्स की एक स्टैंडअलोन कंपनी है। जनरली आईटीसी और दूसरी कंपनियों में कुछ ना कुछ और दूसरे बिजनेसेस आते हैं, बट वीएसटी इंडस्ट्रीज जो कि आईटीसी की सिस्टर कंसर्न है, वजीर सुल्तान टोबैको फुल फॉर्म अगर बोले, 2900 के लगभग है। पहले भी बहुत बार रेकमेंड किया मैंने। 3020, 3050 का एक टारगेट और 2850 का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, सेक्टर भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से पोजिशनल पिक के तौर पे ये एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। ओके, तो इंट्राडे में और पोजिशनली आपको कहां पर ट्रेड करना है ये आपको संदीप जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं। और सिप्ला ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, मुनाफा कितना रहा है, आय कितनी रही है, बाकी नंबर्स कैसे रहे हैं, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। मृत्युंजय, कंपनी ने जो नतीजे दर्ज किए हैं वो अनुमान से कमजोरी देखने को मिल रहा है। अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें तो आपको यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले 33% कंपनी का मुनाफा घटा है, 367 करोड़ से घटकर केवल 246 करोड़ और 377 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। यानी पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें, अनुमान के मुकाबले देखें तो गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, कंपनी ने बताया अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि लॉजिस्टिक्स को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज थे तिमाही के दौरान, इसका असर देखने को मिला। और मार्जिन्स में आप देखिए कि करीब 22% थे पिछले साल, वो उससे घटकर करीब 14.5% रह गए और 18% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। इनका जो कामकाजी मुनाफा है इसमें भी 34% की गिरावट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। हम अनुमान लगा रहे थे कि 722 करोड़ का एबिटा होगा, जिसके मुकाबले केवल 633 करोड़ का इन्होंने जो एबिटा है यानी कामकाजी मुनाफा है वो दर्ज किया है। हालांकि आय में अगर आप देखें तो बिल्कुल सपाटी प्रदर्शन देखने को मिला है। आय कंपनी की केवल पिछले
साल के मुकाबले 1% ही गिरी है। और कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये भी बताया कि भारतीय बाजार में जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि तिमाही के दौरान डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला, यानी भारतीय बाजार में प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला। लेकिन यूएस के मार्केट में अगर आप देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 20% की गिरावट देखने को मिलेगी, उसके मुकाबले 25% घटी है बिक्री वहां पर। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। साथ ही अगर आप साउथ अफ्रीका या दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो बिक्री है वहां पर दबाव देखने को मिला। कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो जो नतीजे कंपनी ने दर्ज किए हैं वो आय के फ्रंट पर तो थोड़े बहुत ठीक ठाक है, लेकिन बाकी के ऑपरेशनल पैरामीटर्स पर देखें या फिर आप बॉटम लाइन में देखें, मार्जिन के हिसाब से देखें तो अनुमान से कमजोर ही नतीजे दर्ज किए हैं सिप्ला ने। ओके, ठीक है, तो ये नतीजे हैं। अब संदीप जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अभी आशीष ने बताया कि आय के लिहाज से देखा जाए तो नतीजे ठीक हैं, लेकिन बाकी फ्रंट पे अगर देखा जाए तो ये अनुमान से कमज़ोर हैं। तो अब इन आंकड़ों को देखने के बाद इस पर क्या राय होगी आपकी? क्या इसमें ट्रेड लिया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखिए, दूसरे फार्मा विकल्प बहुत सारे स्टॉक्स अपने चैनल पे इसी शो में बताए भी गए हैं। और फार्मा स्टॉक्स में मुझे अभी भी लगता है कि अगर लीडिंग फार्मा नेम्स में देखें तो औरोबिंदो फार्मा वैल्यूएशन कंफर्ट देता है, बहुत बड़ा मूव नीचे से दे चुका है, बट बहुत सारे इश्यूज थे जो कि इनका एक इनसाइडर ट्रेडिंग का ऊपर भी इनके ऊपर एक आरोप लगाया हुआ था, वो भी क्लैरिटी आ गई है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने सिप्ला में इन्वेस्ट कर रखा है वो अब होल्ड करने की मैं राय नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि जो मार्जिन गिरे हैं और फार्मा एज अ सेक्टर वाज नॉट एन अफेक्टेड सेक्टर, और उस क्वार्टर में अगर खराब रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे लगता है मार्केट एक थम्स डाउन देगा। एक बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी नीचे से दे चुका है, तो वो कंफर्ट भी नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और नीचे के लेवल्स पे बाद में अपॉर्चुनिटी देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट बेहतर हो। बट ओवरऑल फार्मा एज अ सेक्टर मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा प्रेशर जरूर में रहेगा, और वो एक अपॉर्चुनिटी की वापस से घुसने की। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति पूरे फार्मा सेक्टर पे है। और स्टॉक स्पेसिफिकली अगर बड़े स्टॉक्स में बात करें तो औरोबिंदो फार्मा के लिए स्विच कर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एम&एम फाइनेंस के चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, कैसे रहे नतीजे, ये डिटेल जानकारी के साथ पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताइए कैसे रहे नतीजे एम&एम फाइनेंस के? जी, एम&एम फाइनेंस के नतीजे मृत्युंजय अनुमान से कमजोर ही दिखाई दिए हैं। कंसो आधार पर अगर बात करेंगे आय 8% बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में 66% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। और स्टैंडअलोन नंबर्स भी अगर देखें तो ब्याज से आय में मामूली 3% की बढ़त, और हम जो अनुमान कर रहे थे उससे काफी कम नंबर्स यहाँ पर देखे गए हैं। और मुनाफे में करीब 62% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल हमने देखा था कि प्रोविजन राइट बैक हुआ था करीब 114 करोड़ का, उसके सामने इस बार कंपनी को करीब 674 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जिसमें कि जो कोविड-19 है उसके सामने करीब 574 करोड़ की इस बार प्रोविजनिंग कंपनी को करनी पड़ी, जिसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे। और सीवी सेगमेंट में इसके काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। तो अनुमान से कमजोर नंबर्स है एम&एम फाइनेंस के। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि एम&एम फाइनेंस के अनुमान से कमजोर नंबर रहे हैं। एल&टी फाइनेंस ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, इसके नंबर कैसे रहे हैं पूजा? जी, यहाँ पर भी नंबर्स वीक ही दिखाई दे रहे हैं। जो कुल आय है वहां पर 1.5% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा घटा है 30% से, और हम हल्की बढ़त की यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ग्रॉस एनपीए हम उम्मीद कर रहे थे 2.6% का आंकड़ा, उसके सामने 5.9% की ग्रॉस एनपीए की फिगर्स आए। तो काफी बड़ा यहाँ पे बढ़त, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़त देखी गई है ग्रॉस एनपीए। और इस बार कंपनी को प्रोविजनिंग भी काफी ज्यादा करनी पड़ी है। तो दिक्कत ही एल&टी फाइनेंस की बुक में भी देखना होगा कि कॉमेंट्स क्या निकल कर आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। ओके, संदीप जी, दोनों जो नतीजे हैं एम&एम फाइनेंस के और एल&टी फाइनेंस के, पूजा ने बताया कि अनुमान के मुकाबले कमजोर रहे हैं, तो इस पर अब आपका नजरिया क्या है? देखिए, मैं बैंक्स और एनबीएफसीज पे क्लियरली मैं बहुत बेरिश हूँ। मुझे इतनी इजीली चीजें ठीक होती हुई नहीं लग रही है। कितनी अनाउंसमेंट्स आए, बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर को लेकर कल भी अनाउंसमेंट्स आए थे, बट कोई भी चीज एक्साइट नहीं कर रही है। एक्साइट तभी होगा मार्केट जब चीजें ठीक होगी और रिकवरी आएगी और ईएमआईज का कलेक्शन कैसे आता है। और मुझे लगता है कि एल&टी फाइनेंस का रिजल्ट और जो क्रॉस एनपीएस बढ़े हैं, इसको मार्केट थम्स डाउन ऑलरेडी दे चुका, और काफी उम्मीद लगाए रखे थे कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, और बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका, और एम&एम फाइनेंस में भी वैसा ही है। तो मेरी राय यही रहेगी कि इन कंपनियों में एक ही चीज अच्छी है, वो है पेडिग्री। दोनों बहुत अच्छी पेडिग्री की कंपनीज है, बट मुझे अगर इस सेक्टर में जाना ही है
तो मैंने HDFC लिमिटेड, वो एक कंपनी है जिसके थ्रू मैं इस पूरे सेक्टर को प्ले करना चाहूंगा, और HDFC बैंक और ICICI बैंक थोड़ा बहुत। तो बाकी ओवरऑल आई एम नॉट बुलिश ऑन द सेक्टर एंड आई विल बी वेरी वेरी कॉशियस इन द नियर टर्म। कम से कम 3 से 6 महीने के बाद में मेरा व्यू बनाऊंगा दूसरा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरोना का कहर एंटरटेनमेंट सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है और लॉकडाउन बढ़ने से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ निर्माताओं का झुकाव बढ़ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सिनेमा घरों को कितना खतरा है ये और उनकी दिक्कतें क्या हैं, ये डिटेल रिसर्च के साथ कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए, एंटरटेनमेंट सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से। क्या क्या रिसर्च है आपके पास? जी, तो मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री को जो ओवरऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आज, उनसे सबसे बड़ा खतरा जो है होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी निर्माता निर्देशक हैं वो कहीं ना कहीं अब ये चीज का फायदा उठा रहे हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon प्राइम और Z5 है, वहां पर जो है वो लोग अपनी पिक्चरें रिलीज करने की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 पिक्चर्स की तो अनाउंसमेंट्स भी हो चुके हैं जिसमें बड़े स्टार कास्ट है, जैसे कि धूमकेतु और गुलाबो सिताबो, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे स्टार कास्ट शामिल है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपको जो मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स हैं जैसे PVR और आइनॉक्स, उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा लॉकडाउन जो बढ़ने की अनाउंसमेंट्स हो रही है, पहले तेलंगाना में हुई 2 हफ्ते पहले, और अब जो है मुंबई में भी 31 मई तक लॉकडाउन जो एक्सटेंड किया गया है, उसका सीधा इम्प्लीकेशन इनकी और भी ज्यादा दिक्कतें पैदा करने वाली बना रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो इनकी जो स्क्रीन स्पेस है, वहां पर सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस PVR और आइनॉक्स दोनों की महाराष्ट्र में है, और इनकी जो अनुमानित नुकसान है, अगर आप देखें पिछले 50 दिनों का जो लॉकडाउन हुआ है, तो दोनों काउंटर्स में, इनफैक्ट दोनों कंपनियों का जो 50 दिनों का अगर आप औसत ओवरऑल नुकसान देखें, तो महाराष्ट्र में ही PVR को 110 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और साथ ही आइनॉक्स की तरफ भी नजर डालें तो वहां पर सबसे हाईएस्ट स्क्रीन स्पेस जो 129 की है, 85 करोड़ का नुकसान होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे देश भर में जो है इन एग्जिबिटर्स को डेली आधार पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और आगे भी ये OTT की वजह से ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। ओके, तो और अब वक्त है ये जानने का कि अगले हफ्ते खास करके मंडे का बाजार कैसा रहेगा। ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, मंडे के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल क्या होंगे और किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? सोमवार को जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो हमारे पास ढेर सारे ट्रिगर्स, ढेर सारा एक्शन होगा। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स का ही कि अमेरिकी बाजार आज रात कैसे बंद होते हैं, और जब सोमवार को सुबह हम आएंगे तो एशिया की शुरुआत और डाउ फ्यूचर्स का मामला ये तो देखेंगे। लेकिन 3 दिन है, तो इन 3 दिनों में ट्रम्प साहब दवा को लेकर जो कोरोना के इलाज की है उसको क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, वहां पर आंकड़े किस तरह से के आते हैं कोरोना के को लेकर, और एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड किसी भी तरह के उनके चीन को लेकर कोई ट्वीट आ जाए, उसका भी कोई भरोसा नहीं। तो ढेर सारा एक्शन आपको US मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से मिल सकता है। हमारे अपने ट्रिगर्स भी हैं। वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोमवार को किस तरह का रिएक्शन वहां पर होता है। इसके अलावा आज के डेटा देखने होंगे, क्योंकि कल FIs ने दबाकर बिकवाली की है, उससे मूड आज दिन भर खराब रहा। तो आज के सेशन में भी क्या आंकड़े उतने ही खराब दिखते हैं। मॉनसून की प्रोग्रेस भी अब एक और नया ट्रिगर बनने जा रही है, जो आने की तैयारी में है अब केरल के तट पर, अंडमान के तट पर। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, तो और बहुत सारी खबरें हैं, और उसके चलते सोमवार को बड़ा एक्शन रहने वाला है। इस बीच 2 दिन तक हम लगातार 9200 के नीचे बंद हुए हैं, तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। 8900, 9000 ये अब मजबूत सपोर्ट जोन है। जब तक इसे होल्ड कर रहे हैं ठीक, इसके नीचे कमजोरी और बढ़ेगी। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 18,850 के आसपास बंद हुआ है। यहां से अगर कमजोर होता है तो 500-700 पॉइंट की रिस्क खुल रही है। सिंपल पॉइंट एक ही है, बाजार 2 तरीके से दिख रहा है। पहला,
बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहाँ पर कोई खास ताकत दिख नहीं रही है। यहाँ बूस्टर डोज चाहिए वित्त मंत्री से, अगर कुछ अच्छा आ जाए तो बढ़िया। और बाकी दूसरा मार्केट जो है वो इतना कमजोर नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कश्मकश है और इस कश्मकश को हम देखेंगे सोमवार को। ऊपरी लेवल्स जो निफ्टी पर बनते हुए दिख सकते हैं 9250, 9350, ये ऊपर की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग पक्के तौर पर आना नजर आती है। और बैंक निफ्टी पर 19,500, 19,750 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। खैर आज तो हम 19,000 भी पार नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल अगले हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग मूव बाजार में देखने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका सोमवार की ये रणनीति बताने के लिए। अब संदीप जी, मेरा आपसे सवाल होगा बिल्कुल संक्षेप में कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को कहां पर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल, पहले भी मैंने ये स्टॉक दिया हुआ है, अमृतांजन हेल्थ केयर। सबसे बढ़िया बात है, दिया था और उसके 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस में टारगेट अचीव हो गए थे, फिर नीचे आ गया और जहां दिया था उन्हीं लेवल्स 330-40 के लेवल्स थे, अभी 360 है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक और कोई भी फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी 1893 से कंपनी कार्यरत है। और सबसे बढ़िया बात है, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस भी किए हैं। कंपनी पहले एक नॉर्मल पुरानी सी एक जो बाम की एक ब्रांड होती थी, वो एक परसेप्शन है लोगों का, बट अब ये इन्होंने ABPRO मतलब जो रोल ऑन्स है वो लगाए हैं। सैनिटरी नैपकिन की एक ब्रांड है, कॉन्फी बोल के उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, फ्रूटनिक बोल के एक फ्रूट जूस है वो लॉन्च किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 26, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18%, ग्रोथ भी करीब 10-12% की लगभग देती है कंपनी, तो मुझे लगता है 6 से 9 महीने की अवधि में आराम से 420 का टारगेट। सबसे बढ़िया बात है, FMCG, फार्मा और OTC तीनों का एक बहुत बढ़िया मिश्रण है ये कंपनी, तो डाउनसाइड रिस्क नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है और सेक्टर भी बहुत बढ़िया है, इसलिए बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करेंगे। ठीक है, और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार को आपको ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर बहुत स्वागत है आपका। बताइए मंडे को कहां पर मिलेंगे ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके? मृत्युंजय यहाँ पर काफी अच्छी तरह लेवल डिफाइन की है सर ने, जहाँ पर 9,000 के नीचे जब तक एक मूवमेंट नहीं हुई होगी तब तक एक बड़ा ड्रॉडाउन नहीं दिखाई देगा, और ऊपर भी मुझे लग रहा है 9400 एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल एक मीन रिवर्जन ट्रेड ही रखना चाहिए मार्केट में, और जिस तरीके से वापस आज जो रिबाउंड हुआ है 9,050 के लेवल के आसपास से मार्केट स्विंग हुआ है, तो यहाँ पर एक लो कॉस्ट बुलिश स्ट्रैटेजी ही रखूंगा मैं। यहाँ पर निफ्टी के लिहाज से एक बुल कॉल स्प्रेड रखना चाहिए, जहाँ पर 9,200 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है और एक लॉट बेचना है 9,300 का कॉल ऑप्शन। एक कंप्लीट स्प्रेड मिल रहा है अराउंड 35 से 37 रुपए के आसपास। स्प्रेड का स्टॉप लॉस आपको लगाना है 15 के आसपास एंड एक्सपेक्टेशन होगी 90 तक की। और जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, मुझे लग रहा है एशियन पेंट्स में एक अच्छा रिवर्सल बन चुका है। तो जिस तरीके से यहाँ पर डेटा है 1550, 1530 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में, तो 1560 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 38 के आसपास और 65 तक की होगी एक्सपेक्टेशन प्राइस टारगेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद जी आपका, संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा और अगले हफ्ते मार्केट में किस तरह की हलचल दिखेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।